इंसान कोई भी हो, उसके सामने हर हर दिन चुनौतियां रहती है, हर दिन कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। जिस दिन मैं एडमिट हुआ था उस दिन मेरे घर में पापा भी मेरे एडमिट हो चुके थे। मेरी वाइफ लगभग 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी, वो अलग एडमिट थी। हर इंसान के सामने, आप हो चाहे कोई भी हो, जिंदगी में कोई भी हो ना, एक समय उसके सामने ऐसा आ जाएगा ना कि भाई इतना मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा कि भाई बस यहाँ पर अभी खत्म है। तब आपके पास दो रास्ते होते हैं, या फिर हार मान लो या फिर काम पे लग जाओ। तो उस समय मैंने यही किया। यहाँ से तो हार तो नहीं मानूंगा। नमस्कार, जज्बा में आपका स्वागत है। मैं सुजाता आपसे फिर से मिलने आई हूँ और लेकर आई हूँ एक जांबाज सिपाही को। और जैसे कि कहा जाता है ना कि वतन की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान है, वतन की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान है। और ये सिर्फ कह रहा एक इंडियन आर्मी का जवान है। तो ऐसे ही जांबाज जवान से आज हम मिलने जा रहे हैं और वो है लांस नायक अभिजीत पाटिल। नमस्कार सर, आपका नमस्ते। स्वागत है हमारे जज्बा में। और अब आपसे हम आपकी कहानी सुनना चाहेंगे। बेसिकली मैं इंडियन आर्मी से हूँ, जिसमें लगभग मैंने 15 साल अपनी सर्विस कर चुका हूँ। तो लगभग मेरा बचपन से अगर स्टार्ट किया जाए तो मेरे पापा भी एक सर्विस में मतलब आर्मी से रह चुके हैं। तो एक मेरा घर का एक ना परिवार का हिस्सा मेरे पापा रह चुके हैं, और काफ़ी सारे मेरे रिश्तेदार भी आर्मी से रह चुके हैं। तो एक घर का एक एनवायरनमेंट ही रह चुका है कि आर्मी आर्मी आर्मी, बस बड़ा होके क्या करना है, आर्मी आर्मी, यही मतलब है। तो बचपन से मेरा वही सपना है कि भाई बड़े होके आपने क्या करना है, आर्मी। बट मेरे सामने दूसरा कोई लक्ष्य नहीं था, भाई पढ़ाई ख़त्म करनी है और आर्मी ज्वाइन आपने करनी है। तो बचपन से यही था। और साथ ही साथ मैं अपने पढ़ाई और साथ ही साथ मेरे को स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट था। तो काफ़ी स्पोर्ट्स में खेलता रहता था, जैसे वॉलीबॉल हो गया, हॉकी हो गया, एथलेटिक हो गया। एथलेटिक मुझे गेम खेलना अच्छा लगता था। तो ये मैं पढ़ाई भी करता रहा और अपनी पढ़ाई स्पोर्ट्स भी करता था। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी, बट मुझे उतने मौके मिले नहीं। हाँ, क्योंकि मतलब एक मिडिल क्लास और गांव के लोगों के शायद ना पहले शायद मैं उस लेवल का स्पोर्ट्समैन नहीं था, या फिर मुझे मौके नहीं मिले, ये मैं नहीं जानता। बट इससे मैं बड़ा हो गया। पापा कुछ मतलब लगभग मैं 4th क्लास में था तो पापा मेरे रिटायर हो चुके। फिर पापा ने खेती करना शुरू किया। तो पापा के साथ मैंने पढ़ाई करना, खेती करना ये भी सीख चुका हूँ पापा के साथ। मतलब हम सारे घर वाले हमारा खेती करना है, तो ये सब कुछ हमारा चलता रहा। तो मैंने 10th पास कर दिया, तो तब भी मेरा वही लक्ष्य था कि भाई भर्ती होना है। 12th पास किया, 12th में भी मुझे अच्छे मार्क्स आए। तो वापस मैंने अपना लगभग मैं 17 साल की था, 17 साल मेरी उम्र हुई नहीं थी। आर्मी के लिए 17.5 चाहिए तो लगभग मेरे जैसे 10th खत्म हुआ, 12th खत्म हुआ, वापस मैंने अपने आर्मी की तैयारी शुरू की। तो लगभग सुबह मतलब काफ़ी सारे मतलब ना पापा के कुछ गाइडेंस थे, और काफ़ी सारे लोगों को देखता था कि आर्मी के लिए क्या चाहिए। तो मुझे इतना गाइडेंस की शायद मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं, मतलब क्या किस तरह से आर्मी भर्ती होती है। तो मैंने वापस अपना खुद से फिजिकल एक्टिविटी मतलब फिजिकल तैयारी शुरू करना है। तो डेली 5 बजे उठना है आपने आपने मतलब मैंने अपने फिजिकल का तैयारी करना है। फिर वापस आके तैयार वगैरह होकर अपना कॉलेज ज्वाइन करना है। तो कॉलेज से आना है, फिर अपना कॉलेज की पढ़ाई करनी है, कुछ घंटा अपने आर्मी की जो नॉर्मली जनरल नॉलेज वगैरह ये तो होती, जो मतलब जो सब्जेक्ट लगता है उस हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई करता था। एक साल मतलब लगभग 1 साल किया। तो एक बार मैंने पुलिस भर्ती के लिए भी अटेंड किया था। तो उस टाइम मेरी एज कम थी इसीलिए मुझे निकाला गया। बट वहाँ से फिर थोड़ा बहुत मुझे उसका एक्सपीरियंस आया। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट भर्ती अटेंड किया। लगभग उस टाइम में 17.5 का साल था। तो उस टाइम लगभग मैं मेरिट में आउट हो चुका था। बट मुझे कुछ इतना मतलब गम नहीं हुआ, क्योंकि मैं उतना एज मेरी हुई नहीं थी। तो नेक्स्ट टाइम मैंने फिर जब मेरे 18 साल की उम्र हुई, तब मैं लगभग जो रिक्वायरमेंट थी आप आर्मी की सारी में पार करता गया, आर्मी में भर्ती हो गया। 2009 में मैंने आर्मी ज्वाइन किया। तो 2009 में आर्मी ज्वाइन किया। 2009 में मतलब मैं हैदराबाद IT सेंटर
हैदराबाद के लिए, जहाँ पर आर्मी की जो तोफखाना विभाग है, जो आर्मी की बड़ी बड़ी तोहफे है, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दिया। तो उसमें मैं एज अ गनर मतलब मुझे मुझे ट्रेड मिला, तो मैं अपने वहाँ पर ट्रेनिंग किया 1 साल तक। 1 साल के बाद मेरी ट्रेनिंग और कसम परेड होने के बाद मुझे पोस्टिंग मिला महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। तो वहाँ पर मैं अपना ड्यूटी कर रहा था। तो ड्यूटी मेरी चलती रही, बट साथ साथ में मुझे मेरा अपना स्पोर्ट्स या स्किल भी, मतलब आपको स्किल होने से अच्छा मेरी एक हॉबी थी। तो वहाँ पर मुझे अपने मतलब मेरा अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। तो वहाँ पर मैंने वॉलीबॉल एज अ स्पोर्ट्स चुना था, जो मुझे अच्छा लगता। तो वहाँ पर मैं सिलेक्ट किया, मैंने अपने गेम को काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। तो मैं लगभग मेरी ना आर्मी की ड्यूटी कम और स्पोर्ट्स में मेरे ज़्यादा प्रैक्टिस और उसमें मैं इन्वॉल्व होता गया। स्पोर्ट्स में मैं काफ़ी, मतलब वहाँ पर भी मैंने अच्छे खासे मेडल जीतने काफ़ी अचीवमेंट हासिल किया। तो एक तो वॉलीबॉल हो गया, दूसरा मुझे एक एथलेटिक गेम मुझे अच्छा लगता था, जो थ्रोइंग इवेंट में। तो मुझे डिस्कस और जावलिन थ्रो में मुझे अच्छा लगता, तो उसमें भी मैंने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। और मैंने उसमें भी काफ़ी, मतलब डी और कमांड लेवल पे भी मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसमें भी गोल्ड मेडल जीते। तो ये मेरा लगभग 5 साल तक मेरा औरंगाबाद की सर्विस थी। तो वहाँ पर लगभग 5 साल तक मैंने औरंगाबाद में लगभग स्पोर्ट्स में मैंने अपने साल बिताए, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा ड्यूटी करने का मौका मिलता है। बट अगर आप स्पोर्ट्स में रहोगे तो आपको ज़्यादा स्पोर्ट्स का आपका टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। तो वहाँ पर भी एक मेरा लक्ष्य था कि नहीं, मैं आर्मी की तरफ से खेलूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेप होते हैं, ड्यू होता है, कमांड होता है, कोर होता है, ये सारी, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट, तहसील, जोन, फिर इंडिया, वैसे हमारे में भी होती है कि ड्यू, कमांड, आर्मी। तो मेरा एक टारगेट था कि भाई कम से कम मैं अपनी आर्मी के लिए आर्मी की टीम में सिलेक्ट हो जाऊँ। तो मेरा एक टारगेट था, तो उसी हिसाब से मैं चलता रहा। बट 5 साल बीतने के बाद मेरी पोस्टिंग हो चुकी थी आसाम में, आसाम गुवाहाटी से भी आगे एक मेरा लोकेशन है तेजपुर में, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई, जो काफ़ी ना जंगल इलाका में। तो वहाँ पर मैं मतलब ड्यूटी शुरू हो चुकी थी। तो वहाँ पर भी मुझे वापस वहाँ पर भी जो पहले जो शुरू में स्पोर्ट्स में था, तो स्पोर्ट्स में वहाँ पर मुझे फिर एक बार स्पोर्ट्स में अपना मतलब अपने स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन करनी मिली। तो वहाँ पर भी मैं खेलता रहा। तो वहाँ पर लगभग 2018 में मैं मतलब अपने स्पोर्ट्स टीम खेलते खेलते समय मुझे हैंडबॉल खेलते समय में हाथों में चोट आ गई। जैसे हैंडबॉल एक गेम था जो मैं काफ़ी कम खेला था, बट आपको खेलने का मौका या फिर सेना में बोलते हैं ना, ऑर्डर मिलता है, तो आपको ये भी गेम खेलना पड़ेगा। तो ये गेम खेल रहा था तब। एक हैंडबॉल गेम ऐसा होता है ना, जो आप क्रिकेट का बॉल थ्रो करते हैं उस तरह थ्रो करने का होता है। उस समय लगभग मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। तो हमको 2 दिन के बाद अगले मैच, मतलब हमारे अगले टूर्नामेंट के लिए जाना था। तब उस एक दिन पहले मुझे चोट लगी, जो चोट मतलब बोला जाए तो मतलब थ्रो करते समय मेरी इंजरी हो चुकी थी। इंजरी ऐसे बोला जाए तो मतलब मुझे पता नहीं है, बट मुझे डॉक्टर ने बोला गया था कि आपके साथ ऐसा हुआ है। तो उसमें हुआ था कि ये कि मैं सुबह जब प्रैक्टिस कर रहा था, थ्रो करते करते जब हमारा हाथ की जो नसें होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड को जॉइंट होती है, वहाँ पर मेरी नस फट चुकी थी। नस फट के लगभग उसमें खून बाहर आना शुरू हो गया था। ये मैंने मतलब अभी कल स्पोर्ट्स में भाई कल हमको मैच खेलना है, तो मैं उसको नज़रअंदाज कर दिया। तो उसके बाद फिर दोपहर के हमारा सुबह का सेशन ख़त्म हुआ, दोपहर को खाना वगैरह खा के थोड़ा रेस्ट करके फिर मुझे तो नींद तो उस टाइम नहीं आई, बट वही कल मुझे गेम के लिए यही एक्साइटमेंट थी। तो फिर वापस में शाम को प्रैक्टिस करने के लिए है, तो वापस मैंने फिर खेलना स्टार्ट कर दिया। तो वो ज़ख्म और बढ़ गई, इतना बढ़ गई कि मैं खेल नहीं पाया। मैं हमारे कोच को बोला कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं साइड में जाके बैठता हूँ। तो साइड में जाके बैठा, तब बहुत दर्द होने लगा। तो मैं ना बोला अभी मेरे मतलब ऐसा इतना दर्द होने लगा कि क्योंकि वो अंदर का ब्लीडिंग ज़्यादा फ्लो होने, ज़ख्म और बढ़ गई, जहाँ पर हमारी नस, हाथों की नस जॉइंट होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर और खून ज़्यादा फ्लो होने लगा। तो मैं साइड में जाके बैठा हूँ, कोच को बोला कि ऐसा ऐसा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैं हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। तो तुरंत ना मुझे एक प्लेयर था, तो उसको बोला कि भाई इसको पकड़ के लेके जाओ। तो मैं उसके कंधे पे हाथ डाल के चलने की कोशिश किया, बट मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था।
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि मैं अभी तक तो इतना मतलब आधे घंटे से मैं खेल रहा हूँ, अब अभी मुझे क्या हो रहा है। तो फिर मैं दूसरे और एक प्लेयर को बोला कि भाई मुझे चलना नहीं आ रहा, फिर दोनों के हाथ कंधे के ऊपर हाथ डाल के चलने की कोशिश, पर मेरे पैरों में ताकत नहीं बची कि मैं पैर उठा के डालूँ। फिर और 2-3 लोगों ने मुझे कंधे पे उठा के हॉस्पिटल, मतलब नियरेस्ट हमारा MI रूम बोलते हैं, नियर छोटा सा होता है, क्योंकि एक वो आसाम जैसे लोकेशन में हम काफ़ी आगे रहते हैं, तो वहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल में उसको MI रूम बोलते हैं, वहाँ पर मुझे लेके गया। तो वहाँ पर भी डॉक्टर को भी पता नहीं चला कि इसके साथ हुआ क्या। फिर मुझे वहाँ से आगे लेके गए तेजपुर एक MH है, वहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेके गए। वहाँ पर मुझे CT स्कैन और MRI वगैरह कर दिया। तब मुझे पता चला कि आपका इंटरनल इंजरी हो चुकी है, आपके शरीर में इंटरनली ब्लड बह चुका है और काफ़ी उसके क्लॉट बन चुके हैं, जैसे ना पत्थर जैसे अगर हम खून वगैरह अगर रास्ते पे गिर जाते तो उसको पत्थर जैसे बन जाते, वैसे अंदर के अंदर उसके क्लॉट बन चुके हैं। जो नीचे हमारा जाने वाला स्पाइनल कॉर्ड है, जो दिमाग के हमारे कंट्रोल करने वाली नसें है, उसने उसको ब्लॉक कर दिया है, और इसी वजह से आपके दोनों पैर पैरालाइज हो चुके हैं। तो वहाँ पर लगभग हमारा लोकेशन था तेजपुर, और वहाँ पर डॉक्टर ने बोला था कि आपको तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर न्यूरोसर्जन अवेलेबल नहीं थे। वहाँ पर न्यूरोसर्जन वहाँ से नज़दीक थे, हम कलकत्ता लगभग ना 1000 किलोमीटर वहाँ से होगा। तो वहाँ पर क्लाइमेट मतलब वहाँ पर क्या, अगर इमरजेंसी तो हेली बुलाया जाता है। तो बाय रोड आने का ना काफ़ी समय वो हो जाएगा, तो हेली बुलाने की कोशिश की, बट वहाँ पर क्लाइमेट ख़राब था, तो आपको भला हेली नहीं मिल सकता है। तो बट ऑपरेशन तो करना है, तो काफ़ी लोगों ने मेरे लिए, मतलब वहाँ पर असम में ये चीज़ होती है ना, आप रात को नहीं जा सकते, इतना मतलब जंगली इलाका है ना, आपके ऊपर कभी भी अटैक हो, चाहे आर्मी हो कोई भी हो, आपके ऊपर कभी भी अटैक हो। आर्मी का अगर कॉन्वॉय निकलनी है तो काफ़ी सारे प्रोटेक्शन के साथ निकलती है, ये दिन में भी, रात में तो मतलब कोई मतलब है ना, नॉर्मल आदमी भी जाने वहाँ से डरता है। तो वहाँ पर भी मुझे एम्बुलेंस प्रोवाइड किया जाएगा, 1-2 QRT की गाड़ी, मतलब कुछ लोग प्रोटेक्शन के लिए देखे जाने दो भाई इसको, भाई ऑपरेशन की इसको सख्त जरूरत। रात भर हमने सफ़र करते करते हम गुवाहाटी पहुँच गए, कि गुवाहाटी में भी हमारा आर्मी के न्यूरोसर्जन नहीं थे, बट गुवाहाटी वहाँ पर मेडिकल कॉलेज थे, तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में मुझे रेफ़र कराया गया, वहाँ पर मेरा ऑपरेशन कराया गया, और वापस मुझे गुवाहाटी हॉस्पिटल में लाया गया। तो गुवाहाटी हॉस्पिटल में लाने के बाद फिर मेरे को वहाँ पर ऑपरेशन कुछ छोटी मोटी ट्रीटमेंट करके वापस मुझे कलकत्ता में हमारा कमांड हॉस्पिटल है, वहाँ पर मुझे रेफ़र कर दिया। वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद मुझे पुणे MH किरकी, वहाँ पर मुझे ट्रांसफ़र कर दिया कि यहाँ पर भी अभी मेरा फ़िलहाल यहाँ पर पुणे MH किरकी में मेरा रिहेबिलिटेशन चल रहा है। तो यहाँ तक मेरी ये यहाँ पर एक मतलब अभी तक का पोस्ट में अभी तक है, यहाँ तक ये मेरा इतना करियर था, तो यहाँ तक ये मेरा करियर है जी। तो श्रोताओं, आपने सुना कि किस तरह से अपने जीवन में उन्होंने संघर्ष किया है, और ऐसे इंजरी होने के बाद वो अभी आगे बढ़ रहे हैं, और आगे उनकी कहानियाँ और सुनते हैं, थोड़ा जानते हैं उनके अतीत के बारे में। आपका बचपन कैसे गुजरा, और क्या क्या प्रेरणा रही आपके पीछे कि आप आर्मी में आए, और आपके खेल क्या थे बचपन के? बचपन तो मतलब प्रेरणा तो मेरे पिताजी थे, तो आर्मी में आने में उसमें तो कोई शक नहीं है, बट खेल मुझे वही जो बॉल वाले, जैसे फुटबॉल हो गया, बॉल वाले, मतलब मेरे पापा भी मुझे पापा को भी अच्छा लगता था कि मैं कोई भी बॉल लेके तो उसके साथ मुझे खेलना अच्छा लगता। बैट बॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो ये मुझे खेल अच्छा लगता था। पापा भी मुझे इसमें मतलब उनको भी अच्छा लगता था कि भाई खेलने दो, बट कुछ ना पापा रिटायर होने के बाद लगभग आपका इनकम सोर्स कम हो जाता है ना, तो लगभग मेरी पढ़ाई के ऊपर मतलब ना मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता ना, पापा मुझे ऊपर उसके ऊपर पापा ने वही बोला कि भाई यहाँ से मतलब 12th तक ही हम अपने ना हम मिडिल क्लास से आ जाते हैं, तो आपकी पढ़ाई लगभग में ना मैं यहाँ तक ही तुम्हारी पढ़ाई कर सकती, तो यहाँ तो तुझे आर्मी ज्वाइन करनी या फिर कोई जॉब ढूंढने, या फिर क्योंकि है ना एक लिमिटेशन होती है मिडिल क्लास की, और एक उनकी भी लिमिटेशन थी और मेरी भी एक लिमिटेशन थी कि भाई इसके आगे मुझसे भी पढ़ाई हो जाएगी इससे, तो मेरा ये डिसीजन था, इसीलिए मैं आर्मी ज्वाइन कर दिया जी। हाँ। तो उसके बाद फिर आर्मी वापस मैं आपको भी वही बता चुका हूँ कि उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन किया, और ये यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ।
तो QMTI के बारे में आपने कब सुना और आप कब QMTI में आए? QMTI में मैं यहाँ पर 2018 में MS करके में एडमिट हुआ था। जी। तो एक साल में ना, एक साल लगभग मैं यहाँ पर एडमिट रह चुका हूँ MS करके में। तो यहाँ से QMTI से ना कुछ लोगों के लिए जो फिजिकल डिसेबल है, तो QMTI उनको आप मतलब एज ए इन्विटेशन देते कि यहाँ पर आप आइए, कोर्स करिए। तो यहाँ पर लगभग 2019 में आया था कोपा कोर्स के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम। तो यहाँ पर कोर्स आने के बाद काफ़ी यहाँ पर भी लगभग काफ़ी डिसेबल सोल्जर मुझे देखने के लिए मिले। हाँ। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं ये भी कोर्स कर सकता हूँ और मुझे प्रेरणा है, या फिर मेरे में एबिलिटी है कि ये मैं कोर्स कर सकता हूँ। तो मुझे मतलब यहाँ के लोग और यहाँ पे काफ़ी सारे डिसेबल सोल्जर है, फिजिकल चैलेंज लोग हैं, तो अपना ये कर सकते हैं। तो उनको देख के मुझे भी लगा कि हाँ, मैं इनसे तो कुछ तो मैं बेटर हूँ, बट ये कर सकता हूँ। तो ये देख के मुझे मतलब ऐसा हुआ कि मेरे मतलब फिर मैंने कोपा कोर्स कर दिया। उसके बाद मैंने CHNM कंप्यूटर हार्डवेयर वो कोर्स कर दिया। उसके बाद मैंने अभी पिछले साल मेरा होगा DISM कोर्स, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो ये तीनों कोर्स मतलब एक के बाद मुझे ना मुझे प्रेरणा, मुझे खुद से प्रेरणा मिलती है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। लगभग मैंने तीनों कोर्स अच्छे से मतलब फर्स्ट क्लास के डिस्टिंक्शन से मैंने पास कर चुका हूँ अभी तक यहाँ पर कोर्स में। सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स है वो जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो किस तरह से तैयारी करें आर्मी में आने के लिए, ये ज़रूर हमें बताएं और वो सुनेंगे और आपसे ज़रूर प्रेरणा लेंगे। देखिए, सबसे पहले ना इन लोगों के लिए मतलब जो भी आर्मी के लिए ना जो भर्ती होना चाहते हैं या फिर उसका सपना देख रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने अपना है ना आर्मी की एलिजिबिलिटी देखना चाहिए, उसकी पात्रता क्या है, किन लोग जैसे हाइट है, हाइट सब कुछ आर्मी का एक मतलब रूल बना हुआ है कि आपको हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी 10th में कितने परसेंटेज, आपको ये ट्रेड में भर्ती होना है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी हो, GD में भर्ती होना है तो उसके लिए क्या है। सबसे पहले युवाओं ने ना वो चेक करना चाहिए कि हाँ, मैं इस कैटेगरी में मैं आता हूँ या नहीं आता हूँ। सबसे पहले ये चेक करना चाहिए। ये दिमाग में सपना लेके नहीं बैठना चाहिए कि हाँ, अगर मैं आता हूँ तो उसने सबसे पहले ये करना चाहिए, हाँ, मैं इसमें आता हूँ और मैं कर सकता हूँ। दूसरी बात, आजकल ना काफ़ी सारे आपको हर गांव या डिस्ट्रिक्ट में आपको कई सारे एकेडमी मिल जाएंगी। काफ़ी सारे एक्सपेंसिव मतलब महंगे भी है, काफ़ी सारे सस्ते भी है। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। किसी की मतलब कंडीशन मतलब फाइनेंशियल कंडीशन होती भी है, नहीं भी होती है। तो अगर नहीं है, आप खुद से कीजिए। आप ना आजकल इंटरनेट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इंटरनेट ओपन कीजिए, आपको क्या कैसे भागना है, कैसे क्या क्या चाहिए, आपको कितना आपको मतलब पढ़ाई करनी है, ये सारे आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। ये सबसे मतलब जिनको फाइनेंशियल अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, उनके लिए ये बोलता हूँ, आप प्रैक्टिकल कीजिए। प्रैक्टिकल मतलब आप सबसे पहले एक भर्ती अटेंड कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिकल अटेंड नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना उसके आगे हो, कितना पीछे हो। तो ये दूसरा उनके लिए मतलब जो फाइनेंशियल जिसके पास मतलब पैसे की कमी है, ये सारे एकेडमी में ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, तो उनके लिए। हाँ, जिनके पास है कुछ ना, कुछ लोगों के पास है, उनको कुछ सपोर्ट करते हो, हाँ, तो वो आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो ये दोनों के लिए मैं यही बताया हूँ। अगर आपके पास कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट है या नहीं है तो आपने एक प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। आपने ये मतलब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हो, क्योंकि ये मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत कुछ स्पोर्ट्स के लिए किया है सेना में। तो जैसे अलग अलग माध्यम से आते हैं लोग और अलग अलग जगह से आते हैं और उनकी भी चाह होती है कि वो सेना में आए, और जैसे स्पोर्ट्स के लिए आपने बताया, तो ये स्पेशल बात भी हम जानना चाहेंगे कि जो स्पोर्ट्समैन करके जो आना चाहते हैं सेना में, जो जवान हमारे यंगस्टर्स, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे, क्या कैसे तैयारी करें वो? मैं एज अ स्पोर्ट्समैन में भर्ती नहीं हुआ जी। मैंने मतलब फौज में भर्ती होने के बाद मैं अपना स्पोर्ट्स चुना हूँ। आपको अगर आर्मी की भर्ती में ना दो तरह की आपको जॉब में दो तरह की भर्ती देनी पड़ती है जी। आपको एज अ स्पोर्ट्समैन भर्ती होना है, एज अ आपको GD पर्सन भर्ती होना है। जी। तो एज अ मैं GD पर्सन हो चुका, क्योंकि मेरे पास
अगर आपको स्पोर्ट्स भर्ती होना है तो आपका पिछला स्पोर्ट्स बैकग्राउंड होना चाहिए, आपने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट, ये मेरे पास बैकग्राउंड नहीं था, तो इसीलिए एज ए जीडी भर्ती होना पड़ा। तो उसके बाद अगर कोई चाहता है ना भर्ती होना कि भाई मुझे स्पोर्ट्स में भर्ती, अगर आपके पास पीछे का बैकग्राउंड नहीं है तो आप एज अ जीडी पर्सन आइए, भर्ती हो जाइए। बाद में आपको आपका टैलेंट, अगर आपके पास है टैलेंट तो आपको ज़रूर मौके मिलेंगे। तो मतलब मैं यही लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप ना, कुछ लोग होते हैं कि भाई होते हैं स्पोर्ट्समैन बट वो नहीं हो मतलब ना, उसको फिर बोलते हैं कि यार मुझे ना, तो मेरे पास तो इसका, मेरे पास कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, तो मैं उसके एलिजिबल नहीं हूँ, जो बोलते हैं ना एलिजिबिलिटी, स्पोर्ट्स की एलिजिबिलिटी, आर्मी की एलिजिबिलिटी मेरे पास नहीं है। तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास नॉर्मल 10 पास 12 पास है, आप जीडी में भर्ती हो जाइए, 1 साल ट्रेनिंग कीजिए, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे जी। तो जरूर नहीं है कि आपको ये बैकग्राउंड होना चाहिए। आपके पास 12 पास हो, आप आइए, ट्रेनिंग कीजिए और आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, आपकी काफ़ी सारे टेस्ट हो जाएंगे, आपकी काफ़ी सारे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप वहाँ पर आपका टैलेंट दिखाइए, आप लगभग नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाइए। अब बात की मेरी, तो मैंने भी नेशनल में तो मुझे पार्टिसिपेट मौका नहीं मिला, बट डिसेबल हो गया मैं। लगभग मेरी 2018 में इंजरी हो चुकी थी, तो इंजरी हो चुकी तो ना लगभग मेरे साथ ये जब हादसा हुआ था लगभग 2018 में, 1 मार्च 2018 में मेरे साथ ये इंजरी हुई थी। तो जब हुई थी तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि भाई यहाँ से मेरा सब कुछ करियर खत्म है जी। सब कुछ खत्म है, एक झटके में मेरा सारा सब कुछ करियर खत्म हो चुका था। जो मैंने सपना सोचा था कि भाई आर्मी के लिए खेलना है, सर्विसेज खेलना है और इंडिया के लिए खेलना है, सारा खत्म हो चुका था। बट 1 साल तक है ना, मतलब क्योंकि ये मेरा हाथ मुझे लगा कि ये मेरा हाथ गया, मैं इस हाथ से मैं ना खाना खा रहा था ना कुछ नहीं। मेरे साथ आर्मी के जो अटेंडर थे वो, उन्होंने मुझे खाना खिलाना, तो मैं ना मतलब बेड पे था, लगभग 6 महीने में बेड पे था, ना मैं अपने हाथों से खाना खा पा रहा था ना कुछ। मैं मतलब मेरा कुछ भी काम है अपना खुद हाथ से, पानी भी पीना है तो भी मेरे जो मेडिकल स्टाफ रहता था फिर मेरे साथ अटेंडर, उन्होंने पिलाना। तो लगभग ना यहाँ पर मेरा करियर ही खत्म हो चुका था। तो उसके बाद यहाँ पर मैं एमएच में आया 18 में, 1 साल इंतज़ार किया कि हाँ भाई मुझे ठीक हो जाऊँगा है ना। तो ना कुछ मन में डाउट था कि भाई यहाँ से ठीक होना है ना। तब 2018-19 में ओलंपिक हुआ था, तो देश इंडिया के काफ़ी सारे लोगों ने मेडल जीते, वो उसके बारे में। उसके बाद उसके साथ और एक ओलंपिक होता है, पैरा ओलंपिक जी। तो वो खत्म होने के बाद वो भी लगता था, मैं टीवी पे वो देखता रहता था। तो मुझे मतलब ये ख्याल है कि हाँ ये भी गेम होते हैं और इसमें मैं कर सकता हूँ। बस वही डिसीजन ले लिया वापस, मैं मतलब अपने ये मैं कर सकता हूँ। दिमाग में वही आया कि भाई यहाँ से आगे ना ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैं करता आ रहा हूँ बचपन से लेके, फौज में लेके, तो यहाँ से रुकना नहीं। तो वापस मैंने ना एज अ व्हीलचेयर पे रहते मैंने छोटा सा ग्राउंड बनाया था हमारे एमएच में ना, वहाँ पर मैंने कुछ डिस्क मंगाए, जावलिन मंगाए। मैं व्हीलचेयर पर बैठ के, ज़्यादा मेरा मतलब नहीं है बट मेरा जितना हाथ थोड़ा बहुत रिकवर हुआ उतने सबसे मैं फेंकता रहा। तो इसी तरह मैं मतलब फिर यहाँ पर एक आपको ना मेरा एक लक्ष्य अच्छा था कि यहाँ पर आर्मी का जो डिसेबल लोगों के लिए स्पोर्ट्स क्या बोलते हैं नोड है। अगर आप आर्मी के डिसेबल सोल्जर हो, अगर आप स्पोर्ट्स करना चाहते हो तो पुणे में ये आर्मी APN है, आर्मी पैरा ओलंपिक नोड, जहाँ पर आर्मी के जितने भी डिसेबल सोल्जर है, आर्मी के लिए खेलना चाहते हो तो आप वहाँ पर जाके खेल सकते हैं। तो ये मेरा लक अच्छा था कि मैं पुणे में हूँ और ये नोड भी है। तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया, तो वहाँ पर मैं ट्रायल किया। तो उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि ना, उसमें भी काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब आपकी कैटेगरी क्या है, आप कौन सा गेम खेलते हो। तो लगभग एक कैटेगरी एलिजिबिलिटी मैंने लगभग पास कर चुका था। तो शुरू में है ना, शुरू में मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करता था, तो कुछ कोच ने मुझे बोला कि आप यहाँ से अच्छा आपको वहाँ पर फैसिलिटी मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से BEG में, यहाँ से कुछ 10-15 किलोमीटर दूर है, तब कुछ मेरा मतलब शरीर में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका था। बट ना मेरा एक प्रॉब्लम था कि ट्रैवलिंग यहाँ तक जाए कैसे, एक तो एज ए व्हीलचेयर पर्सन जाए कहाँ से जी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तब एक स्कूटी जो होती है, जो मोपेड स्कूटी, मतलब डिसेबल की स्कूटी हो जाती है वो 4 पहिए वाली, तो मैं एक दोस्त से लिया था कुछ दिनों के लिए। भाई मुझे ऐसे मुझे गेम प्रैक्टिस के लिए, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। तो
तो उस स्कूटी से लेके मैंने यहाँ से लेके वहाँ तक, जो मुझे मतलब मेरे कमर में और मैं अपने मतलब इसी हालत में मैंने वहाँ तक जाना है, फिर वहाँ से प्रैक्टिस करना है। फिर वहाँ से फिर मैंने 1 साल प्रैक्टिस किया, 1 साल प्रैक्टिस किया। फिर लगभग जैसे ही मेरा गेम मतलब मैं आर्मी टीम में सिलेक्शन, जो मेरा मतलब मेरा एक सपना था ना, मतलब ये इंजरी होने से बिफोर इंजरी मेरा एक सपना था कि आर्मी के लिए, तो उस टाइम मेरा सपना पूरा नहीं हुआ था। बट इस टाइम अगर मेरे मतलब ना जिंदगी में ना कुछ चीज़ें होती है, बुरी चीज़ें होती है, लेकिन उसका कुछ चीज़ें अच्छी भी। तो मेरा एक सपना था कि मैं आर्मी टीम के लिए सिलेक्शन हो जाऊँगा, तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो चुका था आर्मी के लिए। तो वहाँ पर फिर मैंने खेलना स्टार्ट किया, थोड़ा और गेम में इम्प्रूवमेंट, सर्विसेज के लिए सिलेक्ट हुआ। सर्विसेज मतलब आर्मी नेवी की एक टीम होती है, तो उस टीम में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उस टाइम मैंने सर्विसेज के लिए पार्टिसिपेट किया था। 2021 में जो नेशनल गेम हुए थे बेंगलोर में, तब उसमें मैंने डिस्कस में सिल्वर मेडल हासिल किया था इंडिया नेशनल में। शॉर्ट पुट में, गोला फेंक में मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया था 2021 में। फिर वापस मैंने अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू कर दिया। फिर 2022 में भी नेशनल गेम थे, तो उसमें भी मैंने डिस्कस में सिल्वर मेडल और शॉर्ट पुट में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। उसके बाद फिर मैंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, वापस मेरा कंटिन्यू था। तो मेरा उसके बाद मेरा इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन हुआ, जो 2000 पिछले साल ही दिसंबर में पुर्तगाल में गेम हुए थे, आईवास वर्ल्ड गेम, जहाँ पर इंडिया की टीम जानी थी। तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो चुका था कि आपको ऐसे ऐसे जाना है, तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो चुका। और इसी हालत में मैंने पुर्तगाल में हुए थे, यूरोप में। तो वहाँ पर मैंने तीनों गेम में मैंने वैसे तो मैं तीनों गेम में क्वालिफाई हो चुका था, बट तीनों गेम के लिए मेरा मतलब किसी में 6 रैंकिंग है, किसी में 7th रैंकिंग है। और लास्ट मेरा गेम था शॉर्ट पुट था, तो उसमें मैंने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था वर्ल्ड गेम के लिए। तो यहाँ तक कि मेरा स्पोर्ट्स का करियर है ये। बहुत बहुत बढ़िया सर। हाँ। तो श्रोताओं, आपने सुना कि किस तरह से इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी स्पोर्ट्स में अपना एक सपना लेकर जो आए थे लांस नायक अभिजीत पाटिल, और उन्होंने वो अपना सपना पूरा किया। इसी भी प्रतिकूल हालात में उन्होंने ये पूरा किया। तो ये जज्बा बहुत सोचने लायक है। आगे मैं जानना चाहूँगी कि आपका लक्ष्य क्या है अब इसके आगे? देखिए, लक्ष्य तो मेरा वही है, स्पोर्ट्स करता रहा हूँ यहाँ से आगे और भी प्रैक्टिस करूँ। तो अभी मेरा सपना यही है कि देश के लिए ओलंपिक के लिए मैं सिलेक्ट हो जाऊँ और ओलंपिक के लिए मेडल जीतूँ। तो फाइनल और सबसे बड़ा लक्ष्य तो मेरा यही है जी। तो इससे बाद फिर मैं सोचूंगा कि अभी तक का मेरा यही लक्ष्य है कि अभी इंडिया के लिए अभी तक खेलता आ रहा हूँ और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होना, ओलंपिक के लिए देश के लिए मेडल जीतना, ये मेरा अभी तक का लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है। उसके बाद छोटे मोटे लक्ष्य है, बट वो ये आपका लक्ष्य देख के बहुत आपके लिए प्राउड फील होता है। और एक सवाल अब इससे जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे उन लोगों को क्या संदेश देंगे कि जो ये आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और वो भी इस तरह से किसी न किसी इंजरी से ग्रस्त है, कुछ ना कुछ उनके साथ भी प्रॉब्लम है, कहीं कोई डिप्रेस होके सोच रहा होगा कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, सो आप उनके क्या संदेश देंगे? देखिए ना, इंसान कोई भी हो, उसके सामने हर दिन चुनौतियां रहती है, हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है ना। तो सबसे पहले तो ना एक दिन मतलब आपके सामने ऐसा आ जाएगा ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, इतनी सारी चुनौतियां आ जाएंगे ना, मुसीबत, इतनी सारी मुसीबतें आ जाएगी ना, आपके सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। हर इंसान के सामने आप हो, शायद कोई भी हो, जिंदगी में कोई भी हो ना, एक समय उसके सामने ऐसा आ जाएगा ना कि भाई इतना मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा कि भाई बस यहाँ पर अभी खत्म है। तब आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या फिर हार मानो या फिर काम पे लग जाओ। तो उस समय मैंने यही किया, यहाँ से तो हार तो नहीं मानूंगा, वापस है ना, हार मानूंगा नहीं, तो वापस आपने ना, उस समय तो मेरे सामने भी कई सारी मुसीबतें थी। जिस दिन मैं एडमिट हुआ था उस दिन मेरे घर में पापा भी मेरे एडमिट हो चुके थे, उनको मतलब कोई एक बीमारी की वजह से वो एडमिट हो चुकी थी। मेरी वाइफ लगभग 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी, वो अलग एडमिट थी। हम तीनों मतलब लगभग अलग अलग तीनों। तो ये बाद में पता चला ना कि मतलब है ना, आपके सामने मतलब लगभग है ना, मेरे पास मतलब सामने मतलब मैंने जो सोचा था, मेरा जो सपना था, तो लगभग ये खत्म हो चुका था, है ना। तो जिंदगी में आपके सामने यही ऐसे आएंगे, हर इंसान के आएंगे। चाहे इंसान के पास है ना 2 प्रॉब्लम आती है,
नंबर 1 पैसों की प्रॉब्लम सभी के पास है, नंबर 2 फिजिकल प्रॉब्लम। हाँ, तो ये इन दोनों के लिए आपके लिए यही है। अगर जब तक आपका दिमाग काम कर रहा है, शरीर काम करे, जितना भी बचा है ना, किसी के पास 25%, किसी के पास 50%, किसी के पास हाथ नहीं होती, किसी के पास पैर, जब तक आपके पास दिमाग है, आपके सामने मुसीबत है, आप हार मत। चुनौती आई है, देखिए, पहला काम हल कीजिए, दूसरा कीजिए, तीसरा कीजिए, है ना। उसका टाइम टेबल, भाई मैं इनमें से सबसे पहले सारे एक साथ हल करने की कोशिश मत कीजिए। पहला कीजिए, दूसरा कीजिए, तीसरा कीजिए, टाइम टेबल बना दीजिए उसका, किस तरह से मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका है सभी के लिए। सब मतलब ये भी मैंने दूसरे से सीखा है, ये लगभग नहीं, दूसरे से सीखा है। उससे अच्छा, बोलने से अच्छा ना, मैं अपनी जिंदगी से सीख चुका हूँ कि भाई सारी मुसीबतें, डरो मत मुसीबतों का, है ना। बस एक कॉलम बनाओ, भाई पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। ये फिजिकल भी है, पैसों का भी है। पैसा का भी यही है हर इंसान के सामने ना, भाई इसको पैसा देना, उसको पैसा नहीं, ये लोन है, कार लोन है, होम लोन है, तो उसके लिए भी यही तरीका है। आप डरो मत, भाई मुसीबतों का सामना करो, जो भी मुसीबत आए उसका हाँ, सामना हाँ। करो। और ये आपका जज्बा देखकर आपके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। और दोस्तों, अब आपने सुना कि लांस नायक अभिजीत पाटिल ने आर्मी ज्वाइन की, उसके बाद उन्होंने इस तरह से उनके साथ स्पोर्ट्स इंजरी हुई और फिर भी हार ना मानते हुए वो आगे बढ़ते रहे और आज भी आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जवानों को ये संदेश दे रहे हैं। तो इस जज्बे को एक सैल्यूट हम देंगे। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी आप सबसे। और अभिजीत सर, आप यहाँ आए और हमसे बहुत अच्छी बातें की और हमारे युवाओं को भी बहुत प्रेरणा दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है। अगले एपिसोड में हम लोग मिलते हैं एक जांबाज सिपाही से। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।